8 अगस्त साल 2024। ये 8 अगस्त साल 2024 का ये वो दिन था कि जब कोलकाता के अंदर से एक खबर निकलती है और ये खबर जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, जब पूरे देश के अंदर ये खबर फैलती है तो हर कोई ना कि इस खबर को सुनता है बल्कि परेशान भी होता है। और उसके बाद में पूरे देश के अंदर एक अजीब सा माहौल हो जाता है, पूरे देश के अंदर एक क्रांति सी हो जाती है। हर कोई यही कह रहा था कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है, इस तरीके की दरिंदगी जिसने भी की है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस घटना के अंदर अगर किसी का हाथ भी होता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए और जितने भी दोषी हैं सबको सज़ा दिलानी चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये अगस्त का जो महीना है, इस अगस्त के महीने में देश के अंदर से अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से कुछ इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं जिससे सुनने और समझने के बाद में हम लोग सोच सकते हैं कि वाकई हम लोग कौन से समाज में रह रहे हैं, ये किस तरीके का समाज है और इस समाज के अंदर आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। दरअसल दोस्तों, 8 अगस्त साल 2024 कोलकाता के अंदर से एक खबर निकलती है। दरअसल इसी कोलकाता के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। और इसी मेडिकल कॉलेज में एक लड़की, जिसका नाम लेना मैं सही नहीं समझूंगा क्योंकि विक्टिम है, उसका नाम लेना, उसकी प्राइवेसी रखना हमारा कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। वो वहाँ पर अपनी पीजी की सेकंड ईयर की जो तैयारी थी वो कर रही थी, जो उसे कंप्लीट कर रही थी, 1 साल उसका हो चुका था और नाइट ड्यूटी पर थी। 8 अगस्त की रात को वो नाइट ड्यूटी करती है। नाइट ड्यूटी करने के बाद में अपने कुछ दोस्तों के साथ में पहुंच जाती है कैंटीन में कुछ खाती पीती है, उसके बाद में सोने चली जाती है। तीसरी मंजिल पर एक हॉल है जिसको सेमिनार हॉल बोला जाता है। अक्सर डॉक्टर वगैरह अगर ड्यूटी करने के बाद में थक जाते हैं तो उस एकांत जगह पर जाकर आराम कर लेते हैं। जब वो वहाँ पर आराम करने जाती है तो सुबह सुबह जब कुछ लोग जाकर देखते हैं तो उस लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि देखने के बाद में ऐसा लगता है कि इस लड़की के साथ में दरिंदगी की गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि उस कॉलेज से, उस मेडिकल कॉलेज से लड़की के घर वालों को फ़ोन जाता है और बताया जाता है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। पहले बताया जाता है उसकी तबीयत खराब है, बाद में बताया जाता है आत्महत्या कर ली। परिवार वाले पहुंचते हैं तो मामला दूसरा। उसके बाद में मामला पूरे कोलकाता के अंदर जोर पकड़ता है, धरने प्रदर्शन होते हैं, डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं और फिर उसके बाद में ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। पुलिस से छीन कर ये मामला सीबीआई को दिया जाता है और सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। अलग अलग लोग सीबीआई की रडार पे हैं। पहला जो व्यक्ति संजय राव, जो कि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उससे भी पुलिस जो सीबीआई है वो अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही है। उसके कुछ टेस्ट वगैरह भी कराए जा रहे हैं। साथ के साथ कुछ स्टाफ ऐसा है, वो कौन 4 डॉक्टर थे जिन्होंने उस लड़की के साथ में डिनर किया था, और उस मेडिकल कॉलेज के कुछ सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाती है। और साथ के साथ एक डिलीवरी बॉय का भी नाम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कितने नहीं, इस पूरे मामले में छानबीन पुलिस कर रही है, सीबीआई कर रही है। और जितने भी लोग इसमें मामले में शामिल होंगे वो सब के सब परत दर परत खुलते चले जाएंगे। लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी वो वाकई हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। लड़की की जो चोटें आई थी वो इतनी ज़्यादा भयावह थी, इतनी ज़्यादा डराने वाली थी कि जिस किसी ने भी उन चोटों के बारे में सुना वो एकदम से शहर उठा। लेकिन दोस्तों, जो दूसरी घटना जो आज के दिन मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये घटना महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पड़ती है बदलापुर। और इसी बदलापुर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर एकदम से चक्का जाम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन में उतर रहे हैं। पुलिस उन लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और 300 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। लेकिन ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस अगस्त के महीने में देश के अंदर हुई अलग अलग घटनाओं को। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पड़ती है बदलापुर, और इसी बदलापुर के अंदर 2 बच्चियाँ जिनकी उम्र क्रमशः 4 से 6 साल के बीच में है। ज़रा सोचिए, ये बच्चियाँ अभी 6 साल से भी कम उम्र की हैं। इसमें से एक लड़की अपने दादा के पास में जाती है सुबह सुबह और कहती है कि दादा, उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है। जब दादा ये बात सुनते हैं तो जिस्म में दर्द है, तो आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि जो घर के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के भी बहाने बनाते हैं, कई बार जिस्म में दर्द का बहाना बनाते हैं। अब चूंकि ये बच्ची स्कूल जाती थी तो दादा कहते हैं स्कूल तो जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही स्कूल का नाम आता है ये बच्ची चौंक जाती है, बच्ची सिहर जाती है और बच्ची काँपने लग जाती है। अब जैसे दादा ये बात देखते हैं, क्या मामला है, जिस्म में दर्द बता रही है, स्कूल के नाम से चौंक जा रही है। उसके बाद में एक और दोस्त होती है इस लड़की की,
उस दोस्त को कॉल किया जाता है, उसके घर वालों से बात की जाती है। तो उसके जो घर वाले होते हैं वो अजीब बात बताते हैं। दरअसल घर वाले कहते हैं कि जो हमारी बच्ची है ये भी अपने जिस्म में दर्द बता रही है, खासकर अपने प्राइवेट पार्ट में, और स्कूल जाने के नाम से ये भी चौंक जा रही है, स्कूल जाने के बारे ये डर जा रही है। अब जैसे ही दोनों बच्चियां जो कि आपस में फ्रेंड हैं, दोनों ही बच्चियां इस तरीके की बातें कर रही हैं, परिवार वालों को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। परिवार वाले डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, बच्चियां आखिर डर क्यों रही हैं और बच्चियां अपने जिस्म में क्यों दर्द बता रही हैं, खासकर ऐसी जगह जो कि प्राइवेट पार्ट है। अब बच्चियां इतनी छोटी हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ। अब उसके बाद में दोनों परिवार वाले जो होते हैं, दोनों ही बच्चियों को डॉक्टर के पास लेके पहुंचते हैं। डॉक्टर के पास लेकर इन बच्चों को पहुंचा जाता है। डॉक्टर पूरा चेकअप वगैरह करते हैं। उसके बाद में डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल इन बच्चों का यौन शोषण हुआ है। अब जैसे ये बात डॉक्टर कहता है कि इन बच्चों का यौन शोषण हुआ है, परिवार वालों की तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में भागे दौड़े ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद में जो इन बच्चियों के साथ में हुआ था ये सारी बात पुलिस को बताते हैं। लेकिन पुलिस जो होती है वो उस समय रिपोर्ट लिखने से इनकार कर देती है। भैया ऐसे कैसे रिपोर्ट लिख लें, हम लोग स्कूल जाएंगे, जांच करेंगे। उसके बाद तमाम बातें होती हैं, कई घंटों तक इन्हें बिठाया जाता है, कुछ NGOs वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले सोचते हैं कहीं मामला ऐसा ना हो कि तूल पकड़ ले, क्योंकि अभी अभी कोलकाता का मामला ऑलरेडी तूल पकड़ा हुआ है और वहाँ पर पुलिस के ऊपर कुछ ऐसे संगीन इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ की है या फिर आरोपियों को बचाने की कोशिश, तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अब उसके बाद में जब पुलिस थी इस पूरे मामले को दर्ज करती है और पता चलता है कि एक आरोपी है जिसका नाम अक्षय शिंदे है। इसकी उम्र क्रमशः अगर देखें तो 21 से 22 साल के आसपास होगी। जो अक्षय शिंदे है ये इस स्कूल के अंदर सफाई करके का काम करता है। जो स्कूल के अंदर बच्चियाँ वगैरह होती हैं उन्हें टॉयलेट वगैरह लेके जाता है, टॉयलेट से लेके आता है। इस स्कूल के अंदर जो कि नामी स्कूल है, किसी महिला को अपॉइंट नहीं किया गया था इस काम के लिए। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके बाद में उस आरोपी को पकड़ा जाता है और जिस ठेकेदार ने इस आरोपी को अपॉइंट कराया था उसको पकड़ा जाता है। साथ के साथ स्कूल में जो लोग जिम्मेदार होते हैं सब के लिए, उन सबको एक तरीके से बर्खास्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जब ये मामला महाराष्ट्र के अंदर निकलता है, 2 बच्चों के यौन शोषण का मामला निकलता है, तो महाराष्ट्र के अंदर लोग उग्र हो जाते हैं, लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाम लगाते हैं, रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं, ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है, लेकिन पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कोर्ट के अंदर भी पेश किया है और आज इस पूरे केस में सुनवाई होनी है। वहीं दोस्तों जो दूसरी तरफ मामला निकल के आया वो मामला और ज़्यादा हैरान करने वाला था। रुद्रपुर के अंदर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, एक महिला नर्स है। ये महिला नर्स अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। जब महिला नर्स घर से गायब हो जाती है तो उसके बाद में घर परिवार वाले इस नर्स को ढूंढते हैं, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई जाती है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद में ये जो उत्तराखंड की बात थी, इस लड़की का जो शव होता है यूपी के बॉर्डर से मिलता है और आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया जाता है, राजस्थान से। और पता ये चला कि आरोपी ने पहले इसके साथ में छेड़खानी की, उसके साथ में गलत काम करने की कोशिश की और उसके बाद में इसकी हत्या कर दी। यहाँ पर अगस्त में ये 3 मामले हो गए। लेकिन एक दूसरा मामला मैं आप लोग को और सुनाता हूँ। ये दूसरा मामला शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली से एक नाबालिग लड़की रोडवेज पहुँचती है, चूँकि उसको पंजाब जाना था। अब रोडवेज में बैठ रही होती है पंजाब के लिए, तो वहाँ पर एक रोडवेज का जो कंडक्टर होता है कहता है कि तुम यहाँ से देहरादून तक हमारे साथ चलो और देहरादून के बाद में तुम्हें पंजाब के लिए बिठा दिया जाएगा। अब लड़की चूँकि नासमझ है, इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, वो उस बस में बैठ जाती है, बस चल देती है, देहरादून पहुँच जाती है। जो देहरादून का जो बस स्टैंड है, जो ISBT, वहाँ पर बस पहुँच जाती है। रात का सन्नाटा है, सारे यात्री उतर जाते हैं, ना वहाँ पर बंदा है ना बंदे की ज़ात। अब बच्ची वो वहाँ पर अकेली, जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर होता है, इनकी नीयत ख़राब होती है, इनकी नीयत बिगड़ती है और ये दोनों लोग उसी बस के अंदर उस नाबालिग लड़की के साथ में रेप करते हैं, उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं। 2-4 लोग और आ जाते हैं, उसके बाद में वो लोग भी उस लड़की के साथ में रेप करते हैं। अब ज़रा सोचिए, एक नाबालिग लड़की है, देहरादून का सुनसान रेलवे स्टेशन, और 4 लोग इस लड़की के साथ में रेप करते हैं उसी रोडवेज बस के अंदर। अब चूँकि बस सरकारी है, उसका जो कैश होता है, जो पैसा होता है, वो भी जमा कराना होता है। तो जो कंडक्टर होता है पैसा जमा करने के लिए कैशियर के पास जाता है और कैशियर को बताता है कि एक लड़की है जो कि बस के अंदर है, इस तरीके से हमने इस तरीके से किया है। तो जो कैशियर होता है वो इस मामले को पुलिस तक लेकर नहीं जाता है, बल्कि वो खुद इस पूरे प्लान में शामिल होता है। उसके बाद वो कैशियर भी उसी रोडवेज बस के अंदर पहुंचता है
और उसके बाद में वो कैशियर भी उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करता है। ज़रा सोचिए कि एक लड़की जो कि पंजाब जाने के लिए निकली थी, देहरादून पहुंच जाती है रात के अंधेरे में। पहले बस का ड्राइवर, फिर बस का कंडक्टर, फिर जो आस पड़ोस की बसें रहती हैं वहाँ से 2 लोग और आते हैं, वो 4 लोग उसका रेप करते हैं। उसके बाद में जो कैशियर होता है वो भी उस लड़की का रेप करता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है, अगली बार बात पहुँच जाती है मुरादाबाद। और इसी मुरादाबाद के अंदर एक थाना लगता है, डिलारी थाना। और इसी डिलारी थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है ठाकुर द्वारा। यहीं पर एक निजी हॉस्पिटल है। इसी निजी हॉस्पिटल के अंदर शनिवार की शाम एक नर्स जो कि अपनी ड्यूटी पर शाम के 7 बजे पहुंच जाती है। शाम के 7 बजे जब वो उस हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी के लिए पहुंचती है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक नर्स होती है, जिस नर्स का नाम होता है महनाज। महनाज इस नर्स से कहती है कि ऊपर तुम्हें डॉक्टर शाहनवाज बुला रहे हैं। अब महनाज जब इस नर्स से कहती है कि डॉक्टर तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं अपने कमरे में, तो ये जो नर्स होती है ये उसके कमरे में जाने से इनकार कर देती है। लेकिन उसी समय जो वार्ड बॉय होता है जुनैद, ये वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद में कमरा बंद कर लेता है। जो महनाज थी उस जुनैद की मदद करती है। उसके बाद में वो डॉक्टर शाहनवाज भी आ जाता है और जुनैद और डॉक्टर शाहनवाज पूरी रात इस महिला जो नर्स थी इसके साथ में दुष्कर्म करते रहते हैं। हालांकि ये जो मामला था उस समय तो इस महिला नर्स ने हॉस्पिटल के अंदर किसी को नहीं बताया, क्योंकि इसने अपने बयानों में बताया है कि इसको डर था कि यहाँ से इसने अगर ये बात ओपन कर दी, ये बात खोल दी, तो हो सकता है कि ये जो जुनैद है और शाहनवाज जो डॉक्टर है ये उसको जहर का इंजेक्शन लगा के मार ना दें, या फिर अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ में कोई अनहोनी ना कर दें। उसके बाद में वो महिला अपने परिवार में जाती है और वो नर्स अपने पिता और बाकी घर वालों को सारी बात बताती है। परिवार वाले जो होते हैं ये मामला पुलिस को बताते हैं। पुलिस तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, और जो डॉक्टर होता है और साथ के साथ जो एक नर्स होती है और जो वार्ड बॉय होता है, इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। और साथ के साथ जो हॉस्पिटल होता है उसका जो पंजीकरण है उसको निरस्त किया जाता है। अब ये मामला जो है ये भी कोर्ट में पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पहले कोलकाता, उसके बाद महाराष्ट्र, बदलापुर, उसके बाद दिल्ली से देहरादून, और उसके बाद रुद्रपुर, और उसके बाद आपने देखा ये मुरादाबाद। इस तरीके के कुछ केसेस ये अभी इसी महीने के अंदर हुए हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हुई। ये सोचते हुए भी डर लग रहा है कि इंसान आखिर कितना ज़्यादा गिर चुका है। बहन बेटियों को समाज में आखिर क्या रहने का कोई हक नहीं है, और जिस तरीके से इंसान अपनी बहन बेटी को इज़्ज़त देता है उस तरीके से दूसरे की बहन बेटी को इज़्ज़त क्यों नहीं देता। वो खान सर जो है पटना वाले, उनका एक डायलॉग है, और उनका डायलॉग ये है, जिस तरीके से इंसान अपनी बहन बेटी के लिए शेर होता है, लेकिन वही इंसान दूसरे की बहन बेटी के लिए सूअर बन जाता है। तो अपनी बहन बेटी के लिए अगर शेर बनते हो तो कम से कम दूसरे की बहन बेटी के लिए सूअर तो मत बनो। ये बात बहुत अच्छी उन्होंने कही थी, और ये बात कहीं ना कहीं साबित भी होती है। तो दोस्तों, ये आज की जो घटनाएं मैंने आप लोगों को सुनाई है ये कोई एक स्टोरी नहीं है, इसलिए सिलसिलेवार तरीके से नहीं सुनाई है, लेकिन जो न्यूज़ थी, जो अपडेट थी, वो मैंने कवर की है। अगर आप लोग को ये अपडेट्स कैसी लगी और हमारे सुनाने में कोई खामी हो तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, सबसे पहले राणा सिंह जी, उनको मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि वो मुझे फाइनेंशियली मदद करते हैं। और राणा सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने $10 का मुझे सुपर थैंक्स किया है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनिधि हैं, लिखते हैं अच्छे परिवारों में ही लड़के का रिश्ता करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। लोग जानकारी लेना नहीं चाहते, पैसा देखकर लालची लोग पसंद कर लेते हैं। तो श्रीनिधि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे। इकरा इमरान है, लिखते हैं शुक्रिया मलिक जी। तो इकरा इमरान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MT आलम है, लिखते हैं तमीज़ आलम, पिछियारी, झिरवा, फरबेजगंज, अररिया, बिहार से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ए चौधरी करके ID है, लिखते हैं किसी भी गुनहगार को गुनहगार बोलो, ना कि किसी धर्म से जोड़कर बोलो। तो ए चौधरी जी, आपने जो बात कही है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसी तरीके से अगर सब इंसान हो जाएं तो शायद समाज के अंदर जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी। MT आलम है, लिखते हैं तहसीन, तंजीम, सबाजेबा, शाइस्ता, परवीन, पिछियारी, झिरवा, फरबेजगंज, अररिया, बिहार से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखते हैं बहुत दुख हुआ ये कहानी सुनकर, अब इंसान जानवर नहीं हैवान बनता जा रहा है। तो इकरा इमरान जी, आपका शुक्रिया। हिराना मगर हैं, लिखते हैं सलाम भाई, दिन ब दिन लोग हैवान बनते जा रहे हैं, पता नहीं भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। तो हिराना मगर जी, आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों पति पत्नी का। शीलनिधि हैं, लिखते हैं शावेज भाई, कहानी थोड़ी बड़ी करो
और रोमांस का भी जोड़ा करो। आप एक राइटर का रोल अदा करते हो, ध्यान रखना रोमांटिक स्टोरी पेश किया करो। तो शील निधि जी, रोमांटिक स्टोरी अभी आएंगी, थोड़ा वेट करो, लेकिन इस समय जो कुछ चर्चित घटनाएं आ रही हैं तो उनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अशोक भारती हैं, लिखते हैं यूपी में हत्यारों का अड्डा बन गया। ऐसा नहीं है भाई कि यूपी में ही होता हो, अगर आप देखेंगे तो दुनिया का ऐसा कोई सा हिस्सा नहीं है जहाँ से क्राइम की खबरें ना आती हों। उसके बाद में अशोक भारती का ही कमेंट्स है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिजवान अंसारी हैं, रिजवान अंसारी लिखते हैं आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है, तो भाई ठीक है। उसके बाद में अशोक भारती लिखते हैं औरत पर जुल्म करना इनके धर्म वगैरह में, इनकी किताबों में होता है। तो अशोक भारती जी, आप अपने जो शब्द लिखे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने विचार प्रकट किए। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोग के आए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।